बैंक प्रमोशन एग्जाम 2025 सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन। इस वीडियो में क्विक रिवीजन करेंगे, जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे और वो रिवीजन जो होंगे क्वेश्चन के पार्ट में होंगे, या तो क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन का कोई ऑप्शन होगा या पूरा क्वेश्चन का पार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ फटका। अब देख लीजिए फुल फॉर्म ऑफ फटका। फटका का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं एपीवाई अटल पेंशन योजना। इसमें देख लीजिए पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें जो पेंशन है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इनके लिए पेंशन की व्यवस्था है। एज की बात कर लेते हैं 18 से 40 ईयर। 18 से 40 ईयर। इनकम टैक्स पेयर कैन नॉट बिकम ए मेंबर एज ऑफ फॉर पेंशन 60 साल। जब कस्टमर का एज 60 साल हो जाएगा तब पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ पेंशन की बात कर लेते हैं तो फिक्स्ड पेंशन होता है। इसमें 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, इतना जो 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, इस केस में पेंशन मिलता है। इसका प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम जो है वो एज पे निर्भर करता है और कस्टमर किस टाइप का पेंशन लेना चाहता है इस पे निर्भर करता है। इसका कोई फिक्स्ड प्रीमियम नहीं दिया गया है अटल पेंशन योजना में। अब बात कर लेते हैं अटैचमेंट ऑर्डर इश्यूड बाय। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट ऑर्डर कौन जारी करता है? तो अटैचमेंट ऑर्डर रेवेन्यू अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो जारी करता है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी और उनके चार्ज की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ सिक्योरिटी, टाइप ऑफ चार्ज। तो स्टॉक पे कौन सा चार्ज बैठेगा? स्टॉक पे प्लेज या हाइपोथिकेशन। याद कर लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टॉक पे प्लेज और हाइपोथिकेशन। ज्वेलरी पे प्लेज, व्हीकल पे हाइपोथिकेशन। जैसे कोई कार लोन लेता है तो उसपे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? तो उसपे हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट होता है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, इस पे मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट होता है। एलआईपी हो गया, एनएससी हो गया, एफडीआर हो गया, केवीपी हो गया, इस पे असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट होता है। एलआईपी, एनएससी, एफडीआर, केवीपी असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट होता है। शेयर एंड डिवेंचर पे लेन या प्लेज, शेयर एंड डिवेंचर्स, लियन या प्लेज का चार्ज क्रिएट होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा है गार्निशी ऑर्डर इश्यूड बाय। गार्निशी ऑर्डर कौन इश्यू करता है? गार्निशी ऑर्डर कोर्ट इश्यू करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है गार्निशी ऑर्डर कौन इश्यू करता है? गार्निशी ऑर्डर कोर्ट इश्यू करता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि गार्निशी ऑर्डर में बैंक को क्या बोला जाता है? तो गार्निशी ऑर्डर में बैंक को गार्निशी बोला जाता है। बैंक इज कॉल्ड गार्निशी। अब बात कर लेते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट की। अनक्लेम्ड डिपॉजिट तो नो ऑपरेशन फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक कोई भी खाता में कोई ऑपरेशन नहीं होता है तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। या एफडी जो है ओवरड्यू मोर देन 10 ईयर्स। फिक्स्ड डिपॉजिट 10 साल से ऊपर अगर ओवरड्यू है तो ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। बैलेंस जो ट्रांसफर होता है प्रत्येक महीना होता है। बैलेंस ट्रांसफर टू डिप एवरी मंथ। बैलेंस डिप में प्रत्येक महीना ट्रांसफर होता है। एक फुल फॉर्म पूछ देगा, डिप का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। डिप जो है सिंपल, डिप में जो अकाउंट जाता है उसमें डिपॉजिटर्स का जो पैसा रहता है उस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट कितना मिलता है वो डायरेक्ट पूछ देगा। तो 3% इंटरेस्ट मिलता है। ये कौन सा इंटरेस्ट होता है? सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि डिप जो इंटरेस्ट पे करता है 3% का इंटरेस्ट पे करता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे करता है।
आरबीआई जो है 100 पेज कैंपेन 2023 में चलाया था। पूछ देगा कि आरबीआई द्वारा 100 दिन में 100 पे किसके लिए चालू किया गया था 2023 में। इसका उत्तर हो जाएगा अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो डिप में चला गया है उसको सेटल करने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल फॉर्म बेस्ड। फुल फॉर्म बेस्ड जो क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, पिछला साल हो गया या इसके पीछे के जो वर्षों में एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CRR, काउंटर। यहां CRR गलत लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। CRR कैश रिजर्व रेशियो, STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CKYCR सेंट्रलाइज्ड KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब बात कर लेते हैं केवाईसी के की एलिमेंट की। केवाईसी के की एलिमेंट की तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था केवाईसी में कितने की एलिमेंट रहते हैं, तो 4 की एलिमेंट केवाईसी में होते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, CAP, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, CIP, रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बात कर लेते हैं मीडियम रिस्क अकाउंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन से मीडियम रिस्क अकाउंट है, तो पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो गया, HUF का अकाउंट हो गया, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट हो गया। HUF का फुल फॉर्म पूछ देगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF के हेड को क्या बोलते हैं ये पूछ देगा, तो HUF के हेड को कर्ता बोला जाता है। सेटलमेंट ऑफ डेथ की बात कर लेते हैं, तो ये सब देखिए हम फास्ट में बता रहे हैं क्योंकि पिछले की वीडियो में हम ये सब कुछ बताए हुए हैं। सेटलमेंट ऑफ डेथ, मिसिंग पर्सन अगर 7 साल तक है तो इसको डेथ में कम काउंट किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने वर्ष के बाद कोई पर्सन अगर मिसिंग है तो डेथ मान लिया जाता है, 7 वर्ष। सेटलमेंट ऑफ डेथ क्लेम, डेथ क्लेम का सेटलमेंट 15 दिन में कर दिया जाता है जिसमें नॉमिनेशन अवेलेबल है। जिस अकाउंट में नॉमिनेशन अवेलेबल है उसमें डेथ का सेटलमेंट 15 दिन में कर दिया जाना है नॉमिनेशन या सर्वाइवर को। जिसमें नॉमिनी नहीं है उसमें 1 महीना का समय लिया जाएगा, 1 मंथ का पीरियड लिया जाएगा जिसमें नॉमिनी नहीं है। अब बात कर लेते हैं BSBD अकाउंट। BSBD अकाउंट का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। BSBD अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें मिनिमम बैलेंस 0 रह सकता है, मैक्सिमम बैलेंस का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है रखने का। मैक्सिमम क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर, कोई लिमिट नहीं है कि कितना भी कस्टमर क्रेडिट कर सकता है। मैक्सिमम विड्रॉल इन ए मंथ, कोई लिमिट नहीं है। एज पर RBI मिनिमम नंबर ऑफ विड्रॉल दिया है 4। एज पर RBI मिनिमम नंबर ऑफ विड्रॉल है 4। इन PNB पंजाब नेशनल बैंक में कम से कम 6 बार दिया हुआ है यही। अगर डायरेक्ट पूछ दे RBI के अनुसार तो 4 बार है, यदि पंजाब नेशनल बैंक स्पेसिफाइड कर दे तो 6 बार है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ OBD। OBD के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है तो 6 टाइप्स, 6 प्रकार के OBD होते हैं, 6 टाइप के। पहला पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, लेटर बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये 6 प्रकार के OBD दिए गए हैं। डायरेक्ट पूछ देगा इनमें से कौन से OBD नहीं है। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मिनिमम जो है 7 डेज का होता है, 7 दिन का मिनिमम फिक्स डिपॉजिट होता है। मैक्सिमम जो है एज पर RBI ये 7 डेज जो है RBI के अनुसार से 7 दिन होता है, और मैक्सिमम जो है IBA के अनुसार से 10 साल का FD किया जा सकता है मैक्सिमम। बल्क डिपॉजिट सिंगल FD 3 करोड़ से ऊपर का। डायरेक्ट पूछ देगा कि बल्क डिपॉजिट सिंगल FD कितने का होता है, तो
तो बल्क डिपॉजिट सिंगल एफडी जो है 3 करोड़ से ऊपर का होता है, 3 करोड़ या उससे ऊपर का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन कॉलेबल क्या है, नॉन कॉलेबल क्या है, तो जिसका प्रीमेच्योर पेमेंट नहीं किया जाएगा उसको नॉन कॉलेबल बोला जाता है। नॉन कॉलेबल डायरेक्ट पूछ देगा नॉन कॉलेबल क्या है, तो जिसका प्रीमेच्योर पेमेंट नहीं होगा उसको नॉन कॉलेबल बोला जाएगा। कैश पेमेंट ऑफ एफडी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि एफडी का कैश पेमेंट कितना किया जा सकता है, तो अप टू 20,000, 20,000 तक जो है एफडी का कैश में पेमेंट किया जा सकता है, 19,999। उससे ऊपर जाएगा तो अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा एज पर 2690 ऑफ इनकम टैक्स। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। एफडी जो 20,000 से ऊपर के एफडी है वो अकाउंट में ही क्रेडिट किए जाएंगे। अब रिस्क क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो रिस्क क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। हाई रिस्क जो हो गया उसका केवाईसी 2 साल में एक बार होना अनिवार्य है। मीडियम रिस्क का हो गया 8 साल में एक बार होना अनिवार्य है। हाई और लो रिस्क का हो गया वो 10 साल में एक बार होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं DICGC की। DICGC तो इसका फुल फॉर्म पूछ देगा। इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कंपलसरी है ये सभी बैंकों के लिए। मैक्सिमम कवर जो है 4/2/2020 से 5 लाख रुपया पर कस्टमर पर बैंक है, पर कस्टमर पर बैंक। यानी कि PNB में किसी का खाता है तो वहां भी 5 लाख का DICGC कवर होगा। स्टेट बैंक में किसी का है तो वहां भी 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक का कवर होगा। प्रीमियम की बात कर लेते हैं तो 12 पैसा जो है प्रीमियम पर 100 के लिए 1 साल में होगा। 100% जो प्रीमियम है वो बैंक के द्वारा पे किया जाएगा, डिपोजिटर के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब एक टर्म आता है वॉक इन कस्टमर, पिछला साल पूछा गया था। वॉक इन कस्टमर, नो अकाउंट विथ बैंक, जिस बैंक में गया उसमें उस बैंक कस्टमर का कोई अकाउंट नहीं है, उसको वॉक इन कस्टमर किया जाता है, बोला जाता है। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इक्वल, आप देख लीजिए 50,000 या उससे ऊपर का अमाउंट जमा या निकासी किया जा रहा है वॉकिंग कस्टमर के द्वारा, तो उसका केवाईसी करना अनिवार्य है। 50,000 से ऊपर का, 50,000 या 50,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहा है तब। अब बात कर लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी तो नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर केवाईसी गाइडलाइंस इशू अंडर सेक्शन ऑफ 35 ऑफ BRA। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि केवाईसी किस एक्ट में दिया गया है, तो केवाईसी जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A सेक्शन में दिया गया है। केवाईसी गाइडलाइंस जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A सेक्शन में दिया गया है। AML की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से फुल फॉर्म का पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। CDD की बात कर लेते हैं तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। CDD की बात करें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। PMLA का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो PMLA का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब बात कर लेते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज की बात कर लेते हैं। मॉर्गेज जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इस सब पे जो है मॉर्गेज किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिंग लोन। लोन को सिक्योर करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो सिक्योरिटी लिया जाता है उसको मॉर्गेज बोला जाता है। इसमें देख लीजिए एक टर्म याद रखिएगा कि बैंक को क्या बोला जाता है। मॉर्गेज के केस में बैंक क्या होता है, तो बैंक होता है मॉर्गेजी। मॉर्गेजी बैंक जो होता है मॉर्गेजी, बैंक मॉर्गेजी होता है। मॉर्गेज के केस में जो प्रॉपर्टी ओनर प्रॉपर्टी होता है वो मॉर्गेजर होता है। बैंक मॉर्गेजी, प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो मॉर्गेजर होता है। मॉर्गेज क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉर्गेज कितने प्रकार के होते हैं। मॉर्गेज 6 प्रकार के होते हैं। मॉर्गेज 6 प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं ये आपके लेवल तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ याद रखिए कि मॉर्गेज 6 प्रकार के होते हैं। मॉर्गेज में बैंक को
मॉर्गेजी बोला जाता है और ओनर ऑफ प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन ओनली फॉर मूवेबल गुड्स के लिए, मूवेबल जो सामान होते हैं उस पे जो चार्ज क्रिएट होता है उसको हाइपोथिकेशन बोला जाता है। इसमें देख लीजिए ये टर्म, दोनों टर्म याद रख लीजिएगा। हम पहले ही बताए हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन के टाइप में हम बनाए हैं रिवीजन। जो भी आपको यहाँ लिखे हैं या तो क्वेश्चन है या नहीं तो क्वेश्चन का पार्ट है। बोथ ओनरशिप एंड पोजेशन विथ ब्रोवर। हाइपोथिकेशन के केस में जो सामान होता है, जैसे कोई कार लोन लिया, देखिए कार भी उसके पास है और कार पे अधिकार भी कस्टमर का है, तो इसीलिए यहाँ बोला गया बोथ ओनरशिप एंड पोजेशन विथ द ब्रोवर। कार कोई लिया, हाइपोथिकेशन बैंक के पास है, लेकिन कार का जो अधिकार है वो कस्टमर का है और उसका जो मालिक है वो भी कस्टमर है। ये जो है हाइपोथिकेशन ओनली मूवेबल गुड्स पे होगा। डिपॉजिट नॉट कवर बाय DICGC। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन से जो डिपॉजिट है जो DICGC के द्वारा कवर नहीं है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिपॉजिट होता है वो DICGC के कवर में नहीं आता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का डिपॉजिट हो गया, इंटर बैंक डिपॉजिट हो गया, फॉरेन गवर्नमेंट का डिपॉजिट हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक का हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिपॉजिट हो गया। ये सब जो है DICGC के कवर में नहीं आता है। अब एक होता है टर्म प्लेस। प्लेस की बात कर लेते हैं। प्लेस की बात कर लेते हैं तो डिलीवरी ऑफ गुड्स मूवेबल जो होता है उस पे ये चार्ज क्रिएट होता है प्लेस एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लोन। प्लेस ओनरशिप विथ द ब्रोवर एंड पोजेशन विथ बैंक। देखिए इसमें जो है प्लेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनरशिप जो है वो ब्रोवर के पास होता है। कोई भी सामान है जो प्लेस होगा उस पे अधिकार, ओनर तो उसका मालिक होगा कस्टमर, लेकिन पोजेशन अधिकार जो होगा वो बैंक के पास होगा प्लेज के केस में। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी की संख्या, नंबर ऑफ नॉमिनी की बात कर लेते हैं तो डिपॉजिट अकाउंट में ओनली वन, सिंगल अकाउंट हो या ज्वाइंट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट में ओनली वन, सिंगल और ज्वाइंट। सिंगल लॉकर अकाउंट में केवल एक नॉमिनी, ओनली वन। ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर में वन और मोर देन वन नॉमिनी। हम ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर, ज्वाइंट ऑपरेटेड नहीं बोले हैं, ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर, ज्वाइंट अकाउंट लॉकर नहीं, ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर में एक या एक से अधिक नॉमिनी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हु कैन नॉमिनेट। नॉमिनी कौन दे, हु कैन नॉट नॉमिनेट। नॉमिनी जो है किस अकाउंट में नॉमिनी नहीं दे सकते हैं, हु कैन नॉट नॉमिनेट। पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, इसमें नॉमिनी नहीं दिया जाएगा। HUF का अकाउंट हो गया, इसमें नॉमिनी नहीं दिया जाएगा। क्लब या सोसाइटी का अकाउंट हो गया, इसमें नॉमिनी नहीं दिया जाएगा। लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो गया, इसमें नॉमिनी नहीं दिया जाएगा। ट्रस्ट का अकाउंट हो गया और माइनर का अकाउंट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इनमें से कौन से अकाउंट में नॉमिनी नहीं देंगे। पार्टनरशिप अकाउंट, HUF अकाउंट, क्लब सोसाइटी अकाउंट, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट, माइनर अकाउंट। अब बात कर लेते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी इन ए कस्टमर अकाउंट। तो नॉमिनेशन जो है वो किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो ये देख लीजिए 45 ZA2, 45 ZF ऑफ BR एक्ट। 45 ZA2, 45 ZF ऑफ BR एक्ट में जो है नॉमिनेशन की चर्चा की गई होगी। आप लोग फॉर्म फिल करते होंगे तो उसमें जहां नॉमिनेशन वाला होगा वहां जरूर ये देखे होंगे कि 45 ZA2, 45 ZF ऑफ BR एक्ट नॉमिनेशन किस अकाउंट में होगा, तो डिपॉजिट अकाउंट हो गया, अभी बात किए थोड़ी देर पहले। सेफ कस्टडी हो गया, लॉकर अकाउंट हो गया। तीन प्रकार का हो गया, डिपॉजिट, सेफ कस्टडी, लॉकर। डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी, लॉकर अकाउंट, तीन प्रकार के अकाउंट में नॉमिनेशन किया जाता है। पार्टनरशिप फ्रेम की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप फ्रेम, इसमें है मिनिमम पार्टनर की बात करें तो दो है। मिनिमम पार्टनर दो, मैक्सिमम पार्टनर जो है, मैक्सिमम जो है 50, मैक्सिमम पार्टनर 50, मिनिमम पार्टनर दो, मैक्सिमम पार्टनर 50। HUF कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। HUF जो है
पार्टनर नहीं हो सकता है। HUF कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, ये बात आप याद रख लीजिएगा। HUF कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, माइनर भी जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता है। ए पार्टनरशिप फ्रेम इज रजिस्टर्ड विद रजिस्टर्ड ऑफ फ्रेम LLP, फुल फॉर्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। LLP 3 प्रकार का पार्टनरशिप फ्रेम होता है, वो हम बता देंगे नेक्स्ट जो रिवीजन होगा उसमें। LLP एक उसमें से है। LLP का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब रिस्क क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो है हाई रिस्क कस्टमर की बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा हाई रिस्क कस्टमर है। तो नॉन रेसिडेंट कस्टमर NRI वाला जो है नॉन रेसिडेंट कस्टमर, ये हाई रिस्क में आएंगे। नॉन रेसिडेंट कस्टमर हाई रिस्क में आएंगे। HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का जो अकाउंट हो गया वो भी हाई रिस्क में आएंगे। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अकाउंट, ट्रस्ट का अकाउंट हो गया, NGO का अकाउंट हो गया, क्लब का अकाउंट हो गया, सोसाइटी का अकाउंट हो गया, ये सब जो है हाई रिस्क कस्टमर में आएंगे। एक होता है टर्म PEP, सुने होंगे PEP, पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन अकाउंट। इसका फुल फॉर्म जो है पिछला साल पूछा गया था। PEP पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, ये सब जो है हाई रिस्क कस्टमर है। नॉन रेसिडेंट कस्टमर हो गया, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अकाउंट हो गया, ट्रस्ट अकाउंट, NGO का अकाउंट हो गया, क्लब का अकाउंट हो गया, सोसाइटी का अकाउंट हो गया, PEP का अकाउंट हो गया। PEP का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन। अब बात कर लेते हैं नेफ्ट की, ये इंपॉर्टेंट है। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट का फुल फॉर्म इसमें डायरेक्ट ये नहीं देगा कि नेफ्ट का फुल फॉर्म आई लिखा रहे 4 गो ऑप्शन है, डायरेक्ट आपको करना, इस टाइप से नहीं देगा। क्वेश्चन इसमें रहेगा NEFT में E स्टैंड्स फॉर, डायरेक्ट ये पूछेगा E स्टैंड्स फॉर, इसका डायरेक्ट याद ही कर लीजिए। नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये नेफ्ट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा नेफ्ट से। तो इसमें पूछेगा इसमें मिनिमम कितना अमाउंट कर सकते हैं। तो नेफ्ट के केस में मिनिमम या मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं दिया गया है। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट टू बी, कितना भी अमाउंट हो वो नेफ्ट द्वारा रिमिट किया जा सकता है। नेफ्ट वाज मेड, ये जो है दिसंबर 2019 में नेफ्ट बनाया गया था, तब से 24 घंटा ये कार्यरत है। सेटलमेंट आफ्टर एवरी हाफ आवर, प्रत्येक आधा घंटा का बैच होता है, उसमें ये सेटलमेंट करता है नेफ्ट, ये RBI द्वारा प्रत्येक आधा घंटा में एक बैच होता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि एक दिन में कितना बैच सेटल किए जाते हैं नेफ्ट में। एक दिन में टोटल 48 बैच जो है वो सेटल किए जाते हैं। 1 डे 48 सेटलमेंट। UTR का फुल फॉर्म पूछ देगा तो यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस। नेफ्ट के केस में जो है UTR 16 अंकों का होता है। नेफ्ट के केस में UTR 16 अंकों का होता है। नेफ्ट के केस में UTR 16 अंकों का होता है। RTGS की बात कर लेते हैं तो RTGS की बात अगला स्लाइड में करेंगे, लेकिन RTGS के केस में UTR की बात यहां हुई तो कर लिए 22 डिजिट का UTR होता है। RTGS के केस में 22 डिजिट का UTR होता है। नेफ्ट RTGS दोनों जो है IFSC का उपयोग करते हैं। IFSC की बात करें तो IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये जो है IFSC 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है IFSC। RTGS की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS की बात करें इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS में जो है मिनिमम जो है 2 लाख का लगा हुआ है। इसमें देखिए मिनिमम 2 लाख का किया जा सकता है RTGS, मिनिमम 2 लाख का। मैक्सिमम जो है नो लिमिट है, मैक्सिमम नो लिमिट है। ये जो है 14 दिसंबर 2020 को RTGS लाया गया था, तब से 24 घंटा और 7 दिन अवेलेबल रहेगा। अब कहिएगा कैसे, कोई नेट बैंकिंग से RTGS कर रहा है या नेफ्ट कर रहा है तो भी
छुट्टी के दिन भी ये अवेलेबल रहता है 24 घंटा और 7 दिन अवेलेबल रहता है। इसका मैनेज और सेटलमेंट आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में क्विक रिवीजन के जो भी हम बताए थे उसका और नेक्स्ट जो पार्ट है अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ जो जब भी हम जो बताए वो आपको क्वेश्चन का पार्ट था। अब ये नहीं कहिएगा कि क्वेश्चन दीजिए, जितना भी हम बताए सारा क्वेश्चन का ही पार्ट था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।